हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल होपिट सेल्फ। आज हम लोग देखने वाले हैं सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन के सेकंड लॉ ऑफ मोशन के बारे में हम लोग आज बातें करेंगे। उससे पहले बिहार में बहुत ही बम्पर वैकेंसी आने वाली है। अभी पेपर में रिसेंटली आया था 10,000 सिपाही भर्ती और 2500 के लगभग एसआई की जॉब आने वाली है, जो कि बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए। अगर आप इन एग्जामों में क्वालिफाई करना चाहते हो तो आपको एक स्ट्रेटेजी तैयार करनी होगी। आपके पास एक बुक होनी चाहिए हिस्ट्री के लिए, ज्योग्राफी के लिए। वो मैं सिलेबस का एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें बात करूंगा कि आप लोग कौन कौन से बुक लीजिए और कैसे पढ़ाई करिए, कैसे अपना स्ट्रेटेजी बनाइए। तो उसके हिसाब से अगर हम देखें तो साइंस एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है आपके नंबर को इंक्रीज करने में, है ना। तो अगर आपको हिस्ट्री आती है, ज्योग्राफी आती है, तो हर चीज आती है, ठीक है। अगर साइंस नहीं आती तो आप क्या होगे, आपका जो रैंक होगा वो नीचे चला जाएगा, हो सकता है कि आप क्वालिफाइड भी ना करो। तो साइंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसको मैं इतने अच्छे तरीके से बता रहा हूँ। अगर आप वीडियो को कंटिन्यूसली देख लेंगे, मेरे वीडियो को, तो क्लियर हो जाएगा। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं हम लोग। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन की बात करें तो मैं पिछले क्लास में आप लोगों को बताया हूँ फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या होता है। तो अगर हम फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की बात करें तो मैंने बताया था कि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को हम लोग बोलते हैं जड़त्व का नियम, और इसको बोलते हैं गैलीलियो लॉ। कैसे होता है जड़त्व का नियम, एक और एग्जांपल देख लीजिए। मान लीजिए कि एक ग्लास है, ठीक है, ये एक ग्लास है, इसके ऊपर प्लेइंग कार्ड रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है? प्लेइंग कार्ड। खेलते हो ना आप प्लेइंग कार्ड से, और यहाँ पे एक 5 रुपए का कॉइन है, 5 रुपीज कॉइन, ठीक है। अब अगर आप इस पे यहां से फोर्स लगाओगे, इस कार्ड को ऐसे अगर मारोगे तो ये क्या कार्ड क्या होगा, यहां से यहां मूव कर जाएगा। ध्यान से समझिएगा, आराम से समझिएगा। तो कार्ड जो है यहां से यहां मूव कर गया, और ये जो कॉइन है वो सीधे ग्लास में आके गिरेगा। आप ये एक्सपेरिमेंट घर पे कर सकते हो। तो आप देखोगे कि मैंने इसको क्या किया, कार्ड को मोशन में कर दिया, और जो कॉइन था वो रेस्ट में ही रहना चाहेगा। तो जो अपनी प्रवृत्ति है उसको चेंज नहीं करेगा, और चेंज ना करते हुए ग्लास के अंदर चला जाएगा, क्योंकि कार्ड हट जाएगा और कॉइन क्या हो जाएगा, ग्लास के अंदर आ जाएगा। तो बेसिकली जो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है वो बताता है कि जो कोई भी जो वस्तु है अपनी अवस्था को बनाए रखना चाहती है ना, जब तक कि उस पर हम लोग पुश और पुल ना करें। तो जब पुश और पुल की बात आई, पुश और पुल और हिट की बात आती है, तो ये क्या है, ये फोर्स है। तो फोर्स को वो क्या करता है, डिफाइन करता है। मतलब फोर्स का परिभाषा वो बताता है, कौन सा, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या बताता है, फोर्स का डिफिनेशन, है ना, डिफाइन करता है। पुल, पुश, पुल और हिट। तो ये मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से बता दिया है। अब देखते हैं हम लोग सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन बेसिकली बताता है फोर्स के जो फॉर्मूला है उसके बारे में बताता है। तो उससे पहले हम समझते हैं कि फोर्स के लिए क्या क्या होना आवश्यक है ना। तो अगर मान लीजिए एक एग्जांपल समझिए, जो न्यूटन सेकेंड लॉ है वो बोलता है कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इन द डायरेक्शन ऑफ अनबैलेंस फोर्स, ये बताता है। लेकिन इससे पहले हमें कुछ चीजें समझनी होंगी। मान लीजिए एक बॉल हम लोग ले लेते हैं, टेनिस बॉल ले लिया, ठीक है, टेनिस बॉल ले लिया, और एक क्रिकेट बॉल ले लीजिए, ठीक है। ये हो गया क्रिकेट बॉल और ये हो गया टेनिस बॉल। तो अगर हम देखेंगे कि टेनिस बॉल, मान लीजिए इसका टेनिस बॉल का मास है 0.5 kg, और क्रिकेट बॉल का मास दे रखा है 2.5 kg, और दोनों की वेलोसिटी सेम दे रखी है, 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड। मतलब इतने वेग से क्या कर रहा है, बॉल आपके जबड़े पे हिट कर रहा है। बात समझिएगा।
इतने वेग से बॉल आपके जबड़े पे हिट कर रहा है, तो होगा क्या इस केस में, होगा क्या कि टेनिस बॉल ज्यादा हिट करेगा, जोर से चोट लगेगी कि क्रिकेट बॉल से चोट लगेगी? तो आप फटाक से आंसर बोलोगे सर क्रिकेट बॉल से, क्योंकि वो उसका भार ज्यादा है, उसका मास ज्यादा है। तो कोई बहुत मास वाले चीज से आप हिट करोगे तो फोर्स क्या होगा, इसमें मोर होगा, फोर्स इज मोर, और इसमें फोर्स क्या होगा, लेस होगा। कहने का मतलब है कि ये हिट कम करेगा और ये हिट ज्यादा करेगा। बात समझ में आ रही है? तो हमने देखा कि इसमें फोर्स के लिए दो चीजें इन्वॉल्व हो रही है। क्या? एक तो मास इन्वॉल्व हो रहा है और दूसरा क्या हो रहा है, वेलोसिटी इन्वॉल्व हो रहा है। तो इन्हीं दोनों के कॉम्बिनेशन को न्यूटन ने क्या बोला, इनके कॉम्बिनेशन को, बात समझिए, बहुत अच्छे तरीके से मैं बता रहा हूं, है ना, आप कहीं भी पढ़ लेना, नहीं मिलेगा ऐसा कॉन्सेप्ट। मास और वेलोसिटी के कॉम्बिनेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, मोमेंटम। ठीक है, इसी को न्यूटन ने क्या बोला, मोमेंटम। तो अगर हम बात करें मोमेंटम की, इसको मिटा देता हूं, समझ में आया होगा हो। चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं, फिर देखते हैं। चलिए फिर और एग्जांपल अगर हम इसको समझिए, तो मास इनटू वेलोसिटी क्या होगा, ये होगा मोमेंटम, और हिंदी में इसको बोलते हैं संवेग। मास इनटू द्रव्यमान इनटू वेग। तो ये द्रव्यमान इनटू वेग, समय भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फोर्स डिफाइन करने में, है ना। यही संवेग समय के साथ अगर ज्यादा होगा, अगर समय कम होगा संवेग ज्यादा होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ज्यादा होगा, तो फोर्स क्या होगा, ज्यादा होगा। अगर समय ज्यादा लग रहा है तो क्या होगा, ये कम हो जाएगा फोर्स। कैसे, वो देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। तो इसको हमें बताना चाहिए, इसके बारे में कुछ देख लेते हैं। यह एक सदिश राशि है ना। इसका डायरेक्शन भी होता है, जिस साइड में वेग होती है उसी साइड में मोमेंटम का भी डायरेक्शन होता है। मतलब वेग का डायरेक्शन ही मोमेंटम का डायरेक्शन होता है, ये बात आपको याद रखना है। यह एक सदिश राशि है ना, जिसको वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। ठीक है, अगर इसके एसआई यूनिट के बारे में बात करें हम, तो क्या हो जाएगा एसआई यूनिट, केजी मीटर पर सेकेंड। और अगर हम डायमेंशन की बात करें तो क्या होगा, केजी को हम लिखते हैं मीटर और एम लिखते हैं, है ना, मास को, और मीटर को एल लिखते हैं, सेकेंड को T-1। तो ये क्या होगा, इसका डायमेंशन हो जाएगा, है ना। इतनी बातें आपको याद रखनी है। एग्जाम में ये बार पूछ लेता है, इसका एसआई यूनिट पूछ लेता है, और नहीं तो कौन सी क्वांटिटी पूछ लेता है, इसका डिमा पूछ लेता है मोमेंटम से। बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं एग्जाम में, आप देखोगे। अभी कुछ दिन पहले जब बिहार सिपाही का, बिहार पुलिस का एग्जाम हुआ था, उसमें पूछा था फोर्स का डायमेंशन, है ना, फोर्स का डायमेंशन पूछा था। तो वो देखेंगे हम लोग, फोर्स का डायमेंशन के बारे में भी आगे देखते चलेंगे। तो मैं ये बता रहा हूँ इसलिए कि ये सब क्वेश्चंस कितने इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। ठीक है, इतनी बातें क्लियर। चलिए कुछ एग्जाम्पल और देखते हैं। अगर हम कुछ और एग्जाम्पल की बात करें, तो मान लीजिए कि कोई ट्रक है, ठीक है, ये ट्रक है, मान लीजिए ट्रक है, और इसकी वेलोसिटी क्या है, 0 मीटर पर सेकेंड है, और मास तो बहुत ही ज्यादा होगा, मान लीजिए 3000 किलोग्राम का मास, 3 टन का ट्रक। ठीक है, 3000 किलोग्राम का ट्रक है और मास वेलोसिटी क्या है, 0 है। अगर कोई बंदा इससे टकराता है तो क्या ये बंदा मर जाएगा, कुछ होगा, कुछ नहीं होगा। अगर मैं 5 मीटर पर सेकंड की इसकी स्पीड बढ़ा दूं तो भी ये क्या होगा, बंदा इसके नीचे आके मर जाएगा। तो इसका मतलब ये क्या हुआ कि फोर्स के लिए वेग का होना, त्वरण का होना बहुत ही जरूरी है। वेग का भी होना और मास का भी होना बहुत जरूरी है। तो इसी दोनों के कॉम्बिनेशन को न्यूटन ने क्या बोला, मोमेंटम बोला, है ना, संवेग बोला। एक बात समझ में आ रही हो। और भी एग्जांपल हम ले सकते हैं, जैसे कागज का टुकड़ा है ना, कागज का मान लो, ये मान लो एक कागज का टुकड़ा है, और ये
ईट है, ये पत्थर है और ये कागज का टुकड़ा है। समझना बात। तो होगा क्या कि इसका वेट मान लीजिए, मास इसका 0.5 kg है और ये मान लीजिए 10 ग्राम का है। ठीक है, तो अब होगा क्या कि अगर इन दोनों की वेलोसिटी अगर हम सेम कर देते हैं, फिर भी चोट किससे ज्यादा लगेगी? फोर्स कौन सा एग्जर्ट करेगा ज्यादा? जिसके पास मास होगा। तो कहने का मतलब है कि यहाँ देखिए मास इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है और यहाँ इस केस में देखिए वेलोसिटी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। तो कहने का मतलब है कि मास और वेलोसिटी का कॉम्बिनेशन क्या है? मोमेंटम है। और रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या कहलाता है? किसके प्रोपोर्शनल होता है? फोर्स के प्रोपोर्शनल होता है। तो चलिए उसको हम लोग देखते हैं, डिफाइन करते हैं। अगर हम बात करें कि न्यूटन सेकंड लॉ का स्टेटमेंट क्या है, तो स्टेटमेंट हम लिखते हैं यहाँ पे, देखिएगा स्टेटमेंट है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम is directly proportional to force in the direction of imbalance। है ना? जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है ये एक्चुअल क्या है? फोर्स का फॉर्मूला है। लेकिन इससे हम एक और फॉर्मूला बनाएंगे, F इक्वल टू ma। वो देखिए कैसे बनाएंगे और मैं बताऊंगा कि ये केस कब काम में आता है और ये कब काम में आता है। दोनों चीजों को हम लोग देखेंगे। तो अगर हम हिंदी में बात करें तो जो फोर्स होता है समानुपाती होता है संवेग परिवर्तन। जो बल होता है, बल समानुपाती होता है संवेग परिवर्तन के दर के, और संवेग की दिशा असंतुलित बल की दिशा में होती है। दिशा में होती है। इसको आप लिख लीजिए कि बल समानुपाती होता है संवेग परिवर्तन के दर के, और संवेग की दिशा असंतुलित बल की दिशा में होती है। ठीक है, तो ये जो स्टेटमेंट था, अब स्टेटमेंट को हम लोग ले आते हैं कन्वर्जन में, और कन्वर्जन से हम लोग निकालेंगे F इक्वल टू ma। कैसे? देखिए चलिए, अगर हम बात करते हैं कि फोर्स है ना, फोर्स क्या होता है, सॉरी उससे पहले हम संवेग की बात कर चुके हैं। ठीक है, फोर्स अगर हम स्टेटमेंट देखें तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, है ना। अब कोई भी चीज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होती है तो हम dp को क्या लिख सकते हैं? p2 माइनस p1 लिख सकते हैं, यही तो चेंज होता है। बात समझ में आ रही है? तो हम इसको यहाँ आराम से लिख देते हैं P2 माइनस P1 अपॉन T लिखते हैं। ठीक है, कुछ छोटे से समय के लिए। अब देखते हैं, मुझे पता है P इक्वल टू क्या होता है? mv, है ना। तो अगर हम देखेंगे P2 तो m, और ये क्या है? एक फाइनल वेलोसिटी है ना। फाइनल वेलोसिटी से इनिशियल वेलोसिटी घटाएंगे तभी तो क्या आएगा? चेंज आएगा। तो mv लिख सकते हैं इसको m1 v, या आप कुछ भी लिख सकते हो m1 v1 m2 v2। तो मैंने इसको क्या लिखा? mv, और p1 को क्या लिखा? mu लिखा, है ना। तो ये जब लिखा और मैं यहाँ पुट करता हूँ तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू mv माइनस mu अपॉन p। ठीक है, दोनों अगर हम बात करें बॉडी के लिए तो बॉडी का तो मास सेम रहेगा। एक बॉडी पे हम अध्ययन कर रहे हैं, एक बॉडी का संवेग हम निकालना चाह रहे हैं, संवेग का चेंज निकालना चाह रहे हैं,
तो क्या होगा, मास तो बॉडी का सेम होगा। क्लियर बात है, समझ में आ रही होगी बेटा। फिर देखिए, फिर F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यहाँ से M कॉमन आ जाएगा, B माइनस यू अपॉन क्या बचेगा T। तो अगर हम ये टर्म्स देखेंगे B माइनस यू अपॉन T, B माइनस यू अपॉन T किसके बराबर होता है, एक्सेलरेशन के बराबर होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी तो क्या होती है, एक्सेलरेशन होता है, पिछले क्लास में पढ़े हो। ये क्या हो गया, फाइनल वेलोसिटी, और U क्या हो गया, इनिशियल वेलोसिटी। तो ये इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी का ही तो चेंज क्या बताता है, एक्सेलरेशन बताता है, त्वरण बताता है। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, m, और ये वाला टर्म किसके बराबर हो जाएगा, a के बराबर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, देख लीजिए एक बार अच्छे से। तो m a, अगर हम प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा k, और इसकी वैल्यू 1 के बराबर होती है। f इज इक्वल टू क्या निकल के आया, m a। क्लियर हो गया। तो यहां से एक और फॉर्मूला हमें मिल गया, क्या, F इज इक्वल टू ma। और एग्जाम में कहीं कहीं पे ये भी लिखा हुआ मिल जाएगा आपको। देखिए, अगर हम देखेंगे तो ये T को अगर हम यहां ले आएंगे तो Ft इज इक्वल टू क्या होगा, mb माइनस mu। तो इसको भी याद रखना है साथ साथ, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। तो कैसे भी पूछे घुमा फिरा के आपको बता देना, ये वाला फॉर्मूला कहां से आया, यहां से आया। ठीक, यहाँ रख दो वैल्यू, है ना, या यहाँ से आप ले आ सकते हो। ठीक, यहाँ रख दो, mg माइनस mu बचेगा। ठीक है, तो ऐसे हम लोग पढ़ेंगे ताकि सब चीज क्लियर हो जाए। फिर अब आगे और देखते हैं हम लोग। अब मैं बताता हूं आपको कि ये वाला फॉर्मूला कहां कहां यूज होता है, ये वाला फॉर्मूला कहां कहां कब कब यूज होता है, इसके बारे में थोड़ा सा देखेंगे। अगर हम बात करें कि F dp अपॉन F इज इक्वल टू dp अपॉन dt, ये फॉर्मूला कहां अप्लाई होगा, और F इज इक्वल टू ma, ये वाला फॉर्मूला कहां अप्लाई होगा। अगर कोई वस्तु में मास चेंज हो रहा है, कहने का मतलब है द्रव्यमान चेंज हो रहा है। अगर वस्तु यहां से मान लीजिए v वेलोसिटी से गई, एक्सेलरेशन से गई, और फिर यहां से यहां आई, तो क्या हुआ, एक्सेलरेशन तो सेम रहा, लेकिन इसका मास m1 था और इसका मास m2 हो गया। फिर क्या करोगे आप, तो उस समय आप ये फॉर्मूला लगाओ। कैसे, एप्लीकेशन कैसे होता है, मान लीजिए रॉकेट है, ठीक है, ये रॉकेट है, रॉकेट से क्या होता है, एनर्जी निकलती है। रॉकेट से क्या होता है, एनर्जी निकलती है ना, फ्यूल होता है। तो फ्यूल क्या होता है, जैसे आप जलाओगे तो फ्यूल जलने लगेगा, जल के धुआं बन जाएगा। तो इसका मास तो कम होते जा रहा है, तो मास कम होते जा रहा है, तो ये वाला फॉर्मूला आप लगाओगे। ये फॉर्मूला सिर्फ मास कांस्टेंट होगा तब फॉर्मूला लगेगा, अदरवाइज अगर मास कांस्टेंट नहीं है तो ये वाला फॉर्मूला हम लगाएंगे। इसको लिख सकते हैं हम ना, mb माइनस mu अपॉन t, ये वाला फॉर्मूला लगा के आप निकाल सकते हो। क्लियर बात है, समझ में आ रही है बात। अगर मास सेम है तो ये फॉर्मूला लगाएंगे, अगर मास डिफरेंट है तो ये वाला फॉर्मूला है। इस केस में क्या होगा, एक्सेलरेशन तो हो ही रहा है, लेकिन मास भी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। अब इसका कुछ मास और होगा, जब फ्यूल जल जाएगा तो मास कुछ और हो जाएगा, है ना। तो इस केस में कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग, ये वाला फॉर्मूला बनाएंगे। बात समझ में आ रही होगी आप लोगों को क्लियर तरीके से। चलिए अब थोड़ा सा फोर्स के फॉर्मूले के बारे में, और जनरली आपको यही फॉर्मूला पढ़ना है। तो अगर क्वेश्चंस में कराऊंगा आपसे, अगर क्वेश्चंस आते हैं जिसमें मास चेंज होते रहता है, उस कंडीशन में हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। और अगर मास कांस्टेंट है तो ये वाला फॉर्मूला हम लोग क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट चलिए, बल का हम लोगों ने निकाला फॉर्मूला क्या होता है, द्रव्यमान इनटू त्वरण, है ना। और ये जनरली फॉर्मूला आपसे क्वेश्चन में पूछता है। तो फोर्स इज इक्वल टू ma, और यह एक क्या है, यह एक सदिश राशि है। ये बात आपको याद रखना है ना, सदिश राशि है,
वेक्टर क्वांटिटी में, वेक्टर क्वांटिटी में। और अगर हम इसकी एसआई यूनिट के बारे में बात करें तो एसआई यूनिट क्या होगा, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसकी एसआई यूनिट होगी क्या होगी, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और इसी केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को हम लोग बोलते हैं एक न्यूटन, न्यूटन है ना, तो एक न्यूटन हम लोग लिखते हैं। ठीक, तो एसआई यूनिट क्या है, फोर्स की न्यूटन। और अगर बात करें इसमें तो केजी पर मीटर सेकेंड स्क्वायर, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर बीमा की बात करें, डायमेंशन की बात करें तो डायमेंशन क्या हो जाएगा बेटा, एम एल टी माइनस 2 इसका डायमेंशन है ना। ये बात, ये अभी एग्जाम में आया था, अभी हाल ही फिलहाल में बिहार पुलिस के एग्जाम में ये क्वेश्चन आया था। तो बहुत सारे एग्जामों में आते रहता है, एसएससी में आते रहता है, एनटीपीसी में आता रहता है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अब हम लोग बढ़ते हैं थर्ड लॉ ऑफ मोशन की तरफ, है ना। थर्ड लॉ ऑफ मोशन देख लेते हैं, और फिर लास्ट में कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे, या एक वीडियो में बना दूंगा अलग से जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस क्या होंगे इन्वॉल्व कर दूंगा मैं, और बहुत सारे जो भी एग्जाम में आए हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वो मैं डेट वाइज करके सारा लिख दूंगा। अब बात करते हैं हम लोग न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। अगर हम थर्ड लॉ की बात करें तो जो स्टेटमेंट है थर्ड लॉ का वो है एवरी ऑब्जेक्ट, every action has equal and opposite reaction, है ना। एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, बहुत ही सिंपल तरीके से मैं बता रहा हूं आपको। मतलब क्रिया के विपरीत और बराबर प्रतिक्रिया को ही हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। कैसे, अब इसको समझते हैं। मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये v वेग से गया, सॉरी u वेग से गया, m मास का है, और यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है d वेग से। अगर ये 10 मीटर पर सेकेंड है और ये 8 मीटर पर सेकेंड है, तो ये ऑब्जेक्ट क्या होगा, टकराएगा। इसकी स्पीड ज्यादा है, इसकी स्पीड ज्यादा है, तो जब टकराएगा ना तो क्या होगा कि जब टकराएगा तो जो फोर्स लगेगा दोनों के बीच, या मान लीजिए कि ये इस डायरेक्शन में आ रहा है, ठीक, 5 मीटर पर सेकेंड से दोनों है, 5 मीटर पर सेकेंड से दोनों है, सिंपल तरीके से समझिए। अब डायरेक्शन क्या है इसकी, इधर है, डायरेक्शन क्या है, इधर है, और इसकी डायरेक्शन इधर है। अब ये जब दोनों टकराएंगे आपस में तो क्या होगा, क्या इन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है ना वो क्या होगा, इक्वल होगा और अपोजिट होगा। ठीक, इक्वल होगा और अपोजिट फोर्स होगा। कहने का मतलब है कि अगर मैं ताली बजा रहा हूं दोनों हाथ से, तो मैं अगर दोनों हाथ को अगर ताली बजाया तो जो चोट इसमें लगी वही चोट इसमें लगेगी, लेकिन जो फोर्स का डायरेक्शन है वो चेंज हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। कहने का मतलब है, देखिए एक और एग्जांपल समझिए। मान लीजिए दो गाड़ियां हैं और दोनों आ रही हैं आपस में, ठीक, ये इधर आ रही है, ये इधर आ रही है, ये u वेग से आ रही है, v वेग से आ रही है। तो जब ये दोनों आपस में टकराएंगी ना तो इनका ये 1 है, ये 2 है, तो जो F12 फोर्स लगाएगा वो इक्वल लगाएगा 2-1 के फोर्स। यही थर्ड लॉ ऑफ मोशन होता है ना। कहने का मतलब है कि जब दो वस्तुओं का कोलिजन हो रहा है तो दोनों के केस में जो बल होगा वो समान होगा, लेकिन उनकी डायरेक्शन क्या होगी, चेंज होगी। देखिए यहाँ बल की डायरेक्शन इस साइड है और यहाँ बल की डायरेक्शन इस साइड है, तो कोई एक माइनस लिख देंगे हम, तो उससे क्या हो जाएगा, डायरेक्शन का पता चल जाएगा। क्लियर है, तो ये बहुत ही छोटा सा चीज है। अब हम लोग देखते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, है ना, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के बारे में। और अगर हिंदी में लिखना चाहेंगे तो क्रिया के विपरीत और बराबर प्रतिक्रिया,
है। क्रिया के विपरीत और बराबर प्रतिक्रिया क्या होती है, क्या स्टेटमेंट है, थर्ड लॉ ऑफ मोशन का स्टेटमेंट। और इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, देखेंगे हम लोग। पहले उससे पहले हम लोग समझते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अगर हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के बारे में बात करें, इसको बोलते हैं संवेग संरक्षण का नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोशन मोमेंटम, संवेग संरक्षण का नियम, हिंदी में अगर हम बात करें, ठीक है। तो ये जो बेसिकली संवेग संरक्षण का नियम है, ये इसको आप ध्यान से समझिए। मैं इसको समझाने की कोशिश करूंगा बहुत अच्छे तरीके से। देखिए, मान लीजिए कि दो ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है। एक u वेलोसिटी से जा रहा है, मास m1 है, ठीक है। और एक ऑब्जेक्ट है जो v वेलोसिटी से जा रहा है, मास m2 है। मान लीजिए कि ये u का जो वेलोसिटी है v से ज्यादा है, कहने का मतलब है u इज ग्रेटर देन v। क्लियर है? तो जब u इज ग्रेटर देन v होगा तभी तो ये कोलाइज करेंगे, ये लड़ेंगे आपस में। तो कुछ समय पे जाके ये क्या हो जाएंगे, आपस में टकरा जाएंगे m1 m2। फिर क्या होगा, लास्ट में वो आएंगे और फिर दूर दूर हो जाएंगे m1 और m2, ठीक है। और ये इस डायरेक्शन में आ रहा है। क्लियर बात है, समझ में आ रही है? पहले तो ये m जो ऑब्जेक्ट था, m1 ऑब्जेक्ट था, u जहां पे इनिशियल जो वेलोसिटी है, जो बोल सकते हैं इनिशियल वेलोसिटी है, वो फाइनल वेलोसिटी से ज्यादा है, तो अभी तो बॉडी कोलाइज करेगी। कहने का मतलब है यहाँ 10 मीटर पर सेकेंड होगा और ये 5 मीटर पर सेकेंड होगा, तभी तो ये बॉडी क्या होगी, आपस में लड़ेगी। बात समझ में आ रही है? क्लियर तरीके से आ रही होगी। तो ये लड़ी, जब ये दोनों वस्तुएं लड़ी आपस में, तो एक चीज निकल के आया, जो संवेग संरक्षण का सिद्धांत है वो बताता है कि आफ्टर द कोलिजन, बिफोर द कोलिजन, आफ्टर द कोलिजन, जो टोटल मोमेंटम होगा ना वो कंजर्व होगा। कहने का मतलब है कि बिफोर द कोलिजन, आफ्टर द कोलिजन, लड़ने से पहले और लड़ने के बाद इनका जो मोमेंटम होगा वो क्या होगा, सेम होगा। वो कैसे होगा हम लोग देखते हैं। अब चलिए, अब यहां पे मान लीजिए जो फोर्स लगा तो F12 इज इक्वल टू F21 होगा। क्लियर बात है, समझ में आ रही है? यहां पे जो इसका फॉर्मूला होता है अब हम निकालते हैं। आप लोग समझ गए होंगे कि संवेग संरक्षण का नियम क्या बोलता है। ये नियम बोलता है कि टकराव से पहले और टकराव के बाद जो मोमेंटम है ना, टोटल मोमेंटम, कुल संवेग क्या होगा, संरक्षण होगा, मतलब कंजर्व होगा। कहने का मतलब है कि सेम होगा, इक्वल होगा, बराबर होगा। कहने का मतलब है कि ये इक्वल होगा किसके, बात समझ में आ रही है? चलिए, अब यहां पे हम लोग थोड़ा सा देखते हैं और निकालते हैं इसका फॉर्मूला। तो यहां से आया F12 इज इक्वल टू माइनस F21। क्लियर है? चलिए, F12, अगर हम F12 की बात करें तो m A1 इसका एक्सेलरेशन, इन दोनों का एक्सेलरेशन होगा, इज इक्वल टू m सेकेंड मास का होगा A2। ठीक है, और अगर हम तोड़ना चाहें, दिख रहा है? हाँ, दिख रहा है। ठीक है, तो अगर हम A1 को लिखेंगे तो A1 को हम क्या लिख सकते हैं, B माइनस यू अपॉन T। लिख दिया? लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो M1 B1 माइनस U1 लिख दिया, B1 माइनस U1 अपॉन T। और की बात है, इक्वल टू करेंगे, यहां इसको मिटा देते हैं। फिर M2 B2 माइनस U2 अपॉन T लिख दिया। T से T खत्म, क्या बचा, M1 B1 माइनस M1 U1 इज इक्वल टू M2 B2 माइनस M2 B2। ये आ गया।
अब अगर हम यहाँ आपको ये वाला टर्म्स इधर लेके आ जाएंगे तो क्या होगा, M1V1 प्लस M2U2 इज इक्वल टू M2V2 प्लस M1, ये बचे। तो यही फॉर्मूला क्या बता रहा है, टोटल मोमेंटम कंजर्वेशन। और इससे बहुत सारे एप्लीकेशन से क्वेश्चंस बनते हैं जो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट में जो टॉपिक बनाऊंगा उसमें हम लोग इसके क्वेश्चंस करेंगे। बहुत सारे मोशन से जितने भी क्वेश्चंस आए हैं एग्जाम में वो करेंगे। एक बार आप देख लीजिए, एक बार फिर से देख लीजिए क्या होगा कि F12 इज इक्वल टू माइनस F21 यहाँ से आया। अब इसको हमने खोल दिया MA1 M2A2 और यहाँ से हमने क्या किया, फॉर्मूला निकाल दिया। अब M1V1 प्लस M2U2 और इसको हमने इधर ले आया तो M2V2 प्लस M1U2। यहाँ से ये फॉर्मूला मोमेंटम जो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का फॉर्मूला यहाँ से निकलता है। तो इसको नोट कर लीजिएगा। और हाँ, बहुत ज्यादा वैकेंसी आने वाली हैं तो कृपया आप क्या करिए कि एकदम प्रिपरेशन में लग जाइए, है ना। इसके बाद से आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलने वाली है गवर्नमेंट जॉब की, तो आप एकदम सब काम छोड़ के इसमें कूद पड़िए। और मैं एक सिलेबस का वीडियो तैयार करूंगा और उसमें मैं बताऊंगा कि कौन कौन से बुक से आपको पढ़ना है, कैसे कैसे पढ़ना है। और अगर कोई भी परेशानी हो तो कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं उसको फिर से आपको बताने का कोशिश करूंगा। और अगर आप चाहते हो किसी और टॉपिक पे बनाऊं मैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। Thank you for watching my video. Bye bye. Take care.